चुनाव मंच पर हमारे अगले मेहमान हैं भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ जानना है इनसे दिल्ली के बारे में कि आखिर दिल्ली की जो तस्वीर है वो ऐसी क्यों है और दिल्ली की तस्वीर अगर और अच्छी होनी है तो वो किस तरीके से होनी है। गजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि भारत सरकार के आप पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, तो ऐसे टॉपिक से शुरुआत करें जो कि संस्कृति से सीधे सीधे जुड़ी हुई। और उसमें सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो ये कि माँ यमुना कब स्वच्छ होंगी, कब निर्मल होंगी, उनका ऐसा रूप कब होगा जब हम लोग गर्व से ये कह सकें कि हाँ, यमुना का ऐसा ही रूप हम लोग चाहते थे। देखिए, 10 साल पहले ऐसे प्रश्न गंगा को लेकर के भी किए जाते थे, और आज महाकुंभ में आने वाले 45 करोड़ लोग इस 45 दिन में वो इस बात के गवाह हैं कि गंगा शुद्ध हुई है। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा ने उनको बुलाया था और जब ये संकल्प लिया था, और पिछले 5 साल में जब मुझे काम करने की जिम्मेदारी दी थी, उनका स्पष्ट विजन था कि गंगा की जब बात करते हैं तो केवल गंगा की मुख्य धारा नहीं है, उसकी सारी सहायक नदियां हैं, और उसमें यमुना भी उसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। यमुना अविरल बने, यमुना निर्मल बने, इन दोनों को लेकर के एक मेगा प्लान के साथ में हमने काम शुरू किया था। वो केजरीवाल जी के जैसा थोथा वादा नहीं था, उसके पीछे स्पष्ट साइंटिफिक प्लानिंग थी, और वो अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से 10 साल में दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो केवल चर्चाएं करती है, घोषणाएं करती है, वादे करती है और बाद में उनसे भाग जाती है, और अपने असफलता का, अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ने में माहिर है। अन्यथा यमुना को यदि देखें, यमुना की कुल लंबाई जिसमें बहती है उसका 2% हिस्सा केवल दिल्ली के 25 किलोमीटर में है, और यमुना में जो टोटल पोल्यूशन लोड इन्फ्यूज होता है उसका 98% 2% में आता है। उसके शुद्धिकरण के लिए हमने विशाल योजना बनाई थी और उस योजना पे काम करना शुरू किया था। लेकिन दुर्भाग्य से, क्योंकि भारत की संवैधानिक व्यवस्था से के चलते हुए पानी राज्य का विषय, इसलिए टेंडर प्रक्रिया दिल्ली सरकार को करनी थी, और ये ईमानदारी का लबादा ओढ़े हुए सरकार ने, अब मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, चुनाव चल रहा है, लेकिन अपने कुछ हितों को देखते हुए उन टेंडर्स को बार बार जिस तरह से डिरेल किया, बार बार जिस तरह से रोका, बार बार उसकी तिथियों को आगे बढ़ाया, 2.5 साल तक टेंडर नहीं होने दिए, उसके कारण से वो प्रोजेक्ट डिले हुआ। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। यहां पे मैं आपको एक बार रोकूंगा, फिर से इस चीज को रिपीट करें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने यमुना को स्वच्छ और निर्मल और अविरल बनाने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने टेंडर ही डिरेल किया कुछ खास हितों को लेकर। केवल के टेंडर जो एशिया का सबसे बड़ा सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है उसके लिए नहीं कह रहा हूं, उसके अलावा जितने प्रोजेक्ट्स थे दिल्ली में, लगभग 3,500 MLD जो सूवेज जनरेट होता है, उसमें से 60% ट्रीट ही नहीं होता था, अनट्रीटेड जाता है। और जो कुछ वजीराबाद बराज के नीचे जो कुछ पानी बहता है वो जो है दिल्ली का ट्रीटेड, अनट्रीटेड और सेमी ट्रीटेड सूवेज बहता है, एक बूंद भी साफ पानी नहीं होता। इसके अलावा जितने सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड करने की बात थी, भारत सरकार के पैसे देने के बावजूद भी वो अपग्रेड नहीं हो पाए। जिन सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को नए सिरे से छोटे जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सूवेज ट्रीटमेंट करना था, उसके लिए जमीन देनी थी, वो जमीन दिल्ली की सरकार नहीं दे पाई, और उस सब के चलते हुए ये दुर्दशा दिल्ली को आज भी देखनी पड़ती है। ये तो है सिर्फ निर्मलता का विषय, लेकिन आप जानते हैं जब तक पानी स्वच्छ नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा, तब तक अविरलता नहीं आ सकती। अविरलता के लिए जिस तरह से गंगा में हमने नोटिफिकेशन करके ये तय किया कि नदी के हिस्से का पानी नदी में बहना चाहिए, उसको नहीं रोका जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने यमुना के ऊपर, क्योंकि स्टोरेज नहीं है, तब रेणुका में, किशाऊ में और लखवार में 3 स्टोरेज बनाने के लिए प्लान किया। सब राज्यों के बीच में सहमति बनाई और सहमति बना करके वो स्टोरेज निर्माण का काम शुरू किया है। जिस दिन वो स्टोरेज निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, 3-4 साल लगेंगे, बड़े हाइड्रल प्रोजेक्ट हैं, उस दिन यमुना में मां यमुना के हिस्से का पानी भी आरक्षित होगा। दिल्ली में ट्रीटेड सूवेज के बाद में उसके साथ में साफ पानी भी मिलकर के बहेगा। मुझे पता नहीं केजरीवाल जी अपने मंत्री परिषद के बाद साथ में कब डुबकी लगाने वाले हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, ऊपर के प्रोजेक्ट जिस दिन पूरे होंगे उस दिन आप और मैं दोनों साथ जाएंगे
और यमुना में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देकर के उस दिन हम साथ में डुबकी लगाएंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगले 4 या 5 साल जो भी एक टाइम फ्रेम रहेगा उसमें नरेंद्र मोदी सरकार अपने कैबिनेट के साथ उसमें डुबकी लगा सकती है, ऐसी माँ यमुना की स्थिति हो जाएगी। मैं नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की नहीं, मैं आप और मेरी दोनों की डुबकी लगाने को कह रहा हूं। मैं आपको साथ ले जाकर के डुबकी लगवा करके आऊंगा, क्योंकि गंगा में भी पहले ये स्थिति थी और इसके नीचे भी। आगरा में पोल्यूशन अबेटमेंट के लिए हमने काम किया है और उसके नीचे दिल्ली से नीचे जो है अप टू चंबल जब जाकर के मिलती है फिर तो अथाह पानी उसमें आ जाता है। तब तक के सारे रास्ते में सब जगह पर सूवेज ट्रीटमेंट एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसकी व्यवस्था हमने की है, जो लगभग पूरे होने के कगार पर है नीचे के सब जगहों पर। आपने जो बताया कि इसमें ये अड़चने आ रही थी, दिल्ली की सरकार ऐसे सपोर्ट नहीं की, क्या केंद्र की सरकार ने यानी भारत सरकार ने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की? अड़चन क्या थी, समस्या क्या थी? अनेक बार बातचीत करने की कोशिश की है मैंने। 5 साल, मैं तो आधिकारिक रूप से कह सकता हूं 5 साल मंत्री रहते हुए, लेकिन जो दिल्ली सरकार का रवैया है उसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि उनके पास में झूठ बोलने की महारत हासिल है और नीचे से ऊपर तक सब लोग एक ही रंग में रंगे हुए हैं और उन्होंने बार बार झूठ बोल करके इसकी तिथि पे तारीख पे तारीख आगे देने का काम किया और उसका दंश दिल्ली वाले आज भी भुगत रहे हैं। तो वजह तो जानने की कोशिश करते होंगे आप लोग कि आखिर वजह क्या है, क्यों तारीख पे तारीख पड़ते जा रही है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि टेंडर की प्रक्रिया को डिले करना सामान्यतया क्यों होता है हिंदुस्तान में, मुझे लगता है कि मुझे खुलासा करने की जरूरत नहीं, आप और मैं दोनों जानते हैं। अपने चहेतों को कुछ देने के और उनसे कुछ लेने के चक्कर में शायद इसको आगे से आगे डिले किया गया था, लेकिन दुख जो है दिल्ली की जनता उसके कारण से पा रही है। आप लोगों के मैनिफेस्टो में जो कि अमित शाह जी ने आज संकल्प पत्र जो जारी किया उसमें ये कहा गया है कि यमुना पे भी एक रिवर फ्रंट होगा और यमुना के बारे में बहुत सारे वायदे किए गए हैं। उम्मीद की अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या उसके लिए कोई प्लान तैयार है या सिर्फ कहने के लिए कह दिया गया है? देखिए, आप उम्मीद की बात अब भाषा भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती, हम संकल्प पत्र में विश्वास की भाषा बोलते हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। जो काम जर्मनी ने राइन के लिए, ग्रेट ब्रिटेन ने थेम्स के लिए या स्वीडन ने डेन्यूब के लिए 3 दशक में किया, उनसे सैकड़ों गुना विपरीत परिस्थिति होते हुए उस देश में, स्वीडन में जितनी आबादी है उतने लोग रोज गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। कुंभ की बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज। और कुंभ में तो जितने डुबकी लगा रहे हैं उतनी पूरी यूरोप की लगभग आबादी है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारी नदी जो है राइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कॉन्फ्लुएंस तक, कानपुर में ऐसा कहते थे कि उंगली डुबा करके बाहर निकालो तो काली हो जाती है। आज गंगा जो है वो कॉन्फ्लुएंस तक, जहां जाकर महासमुद्र में विलीन होती है, वहां सब दूर तक आज बैदिंग क्वालिटी रिवर है। जो ऐसा पानी थेम्स में होता है वैसा होता है, आंख मीच करके डुबकी लगा सकते हो। और वो परिस्थिति यमुना में भी बनेगी, मैं आज आपको विश्वास के साथ में कहता हूं। जो यमुना आज यमुना के किनारे पर रहने वाले लोगों के लिए अभिशाप है, और उसमें पाप सिर्फ सूवेज ट्रीटमेंट तक का ही नहीं है। किन लोगों ने अपने वोटों के लालच में वहां अनधिकृत लोगों को बसाया है? यमुना के फ्लड प्लेन्स में जो अनधिकृत कॉलोनीज बसी हैं, उनके प्रोटेक्टर कौन लोग हैं, या आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और दिल्ली के लोगों को अब जानना चाहिए। उन लोगों के चलते हुए जिस तरह का संकट पैदा हुआ है और उसके कारण से जो दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में यमुना में पोल्यूशन लोड बढ़ रहा है, उसकी भी चिंता करते हुए दिल्ली की यमुना प्रदूषण मुक्त हो। और उन सारे क्षेत्रों के लिए जहां यमुना ही नहीं, ये जो हमारा वजीर जो है नजफगढ़ ड्रेन बहता है, ये जो लोगों के लिए अभिशाप है, ये लोगों के लिए वरदान बने। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद उसको सुनिश्चित करेंगे। ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल जैसे अभी कह रहे हैं कि कभी उन्होंने वादा किया था कि यमुना को साफ कर देंगे, अब कह रहे हैं कि गलती हो गई, साफ नहीं कर पाया, उसके लिए वजह भी बता रहे हैं, कभी कोविड को या बाकी केंद्र सरकार में जो कुछ भी साहब कोविड तो कुल मिलाकर के 2 बार छोटे छोटे टुकड़ों में आया था। कोविड का बहाना आप दिल्ली के बाद जेल जाओ यात्रा जो आप लोगों ने शुरू करा दी उनके हिसाब से कि वो आरोप लगा रहे हैं उसके चलते डिस्टर्ब हुआ। क्या आप भरोसे के साथ कह सकते हैं कि इतने सालों में यमुना की स्थिति वैसी हो जाएगी जैसा दावा किया जा रहा है संकल्प पत्र में? देखिए, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि आने वाले 5 साल में जब ये प्रोजेक्ट ऊपर के कंप्लीट हो जाएंगे और दिल्ली के सारे प्रोजेक्ट्स, दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद में बुलेट ट्रेन की गति से जिस दिन उनको हम पूरा कर पाएंगे, उसके साथ ही दिल्ली की यमुना के दिन फिर गए ऐसा लोगों को एहसास होने लग जाएगा। एक दूसरा सवाल भी आता है कि जैसे लद्दाख तक में, लद्दाख के दूर दराज क्षेत्र हो, जम्मू कश्मीर के दूर दराज क्षेत्र हो या नॉर्थ ईस्ट के हो, वहां पे आप लोग नल से जल पहुंचा दे रहे हैं, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कि पीने की पानी की समस्या से जूझ रही है। अड़चन कहां है?
मुझे लगता है कि आपके पास में अगर निश्चित रूप से चैनल में अब मेरे बाद में, क्योंकि दिन पूरा होने वाला है, शायद कोई आएगा कि नहीं, केजरीवाल साहब की सरकार का कोई प्रतिनिधि आए तो जरूर प्रश्न करिएगा, क्योंकि संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप ये राज्य का विषय है, राज्य को करना होता है। और ये दुर्भाग्य है देश का और देश के दिल्ली में रहने वाले लोगों का। पहले लगातार वर्षों तक जिन लोगों की सत्ताएं इस देश में रही, उन्होंने कभी गरीब की कौनी पर चोट लगने पर क्या दर्द होता है उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि वो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। इसलिए देश में 12 करोड़ परिवार शौचालय के बिना जीवन यापन करने को मजबूर थे और देश की 82% आबादी, 84% आबादी के घर में पीने का पानी नल से नहीं आता था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार बनी जब संकल्पबद्ध होकर के देश के लोगों को बुनियादी आवश्यकताओं से बाहर निकालने के लिए काम किया। और मैं गर्व के साथ में कहता हूं कि जब हमने 16% से जो काम शुरू किया था, 3 करोड़ के आसपास से, जब पिछले चुनाव के समय तक मेरे पास में जिम्मेदारी थी, तब तक हम उस आंकड़े को 16 करोड़ तक पहुंचा चुके थे। 13 करोड़ लोगों को पानी से पीने का पानी दिलवा पाए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, देश के दिल में अभी भी लोग इतने सारे वादे 10 साल तक किए जाने के बावजूद भी आज भी उस पानी माफिया और टैंकर माफिया के हाल पर छोड़ दिए गए। अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना ही चाहिए। बाकी देश में कई राज्यों में विपक्षी दलों की भी सरकार है, दिल्ली की सरकार के साथ ऐसी क्या समस्या हो जाती है आप लोगों की? कौन सी ऐसा पर्सनालिटी क्लैश है कि केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार हो जाता है? आयुष्मान भारत योजना की बात करें या दूसरी योजनाओं की बात करें, इशू क्या है? मुझे लगता है कि ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो दिल्ली की सरकार, वर्तमान सरकार और उसके मुखिया के मन में है। देखिए, जिसके मन में चोर होता है ना, वो हमेशा इसी तरह के गली निकालने का काम करता है। जिनके मन में पाप होता है वो इस तरह के काम करते हैं। अपने उस पाप के भय से, अपने उस चोर जो मन में छुपा हुआ था उसके भय से इस तरह से केजरीवाल साहब ने हमेशा दिल्ली की जनता को नरक में जीने के लिए मजबूर किया है। और अब उनका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों जो है दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। परिणाम देख लीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपके सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज है कि अगर इतनी समस्याएं होती तो लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आप लोगों को मैंडेट देती है, विधानसभा में बार बार उनको जबरदस्त सफलता हासिल होती है, मतलब एक तरह से कहें कि ऐतिहासिक सफलता। अगर जनता को इतना कष्ट होता तो फिर जनता वोट क्यों करती उनके पक्ष में? देखिए, मैंने कहा कि जनता ने अब रियलाइज किया है। पहले 5 साल तक जो मुलम्मा ओढ़ करके वो आए थे, दिल्ली की जनता उसके बहकावे में आ गई थी। दोबारा जब विधानसभा चुनाव हुए, कुछ चुनावी समीकरण इस तरह के बने कि उन समीकरणों के चलते हुए हमारा वोट कम नहीं हुआ था। हम तो 31% पे 31 सीट लेकर के आए थे और हम 38.5% तक पहुंचे थे। लेकिन जिनकी आज फोटो तीसरे नंबर पर छापी है ना, वो कॉम्प्रोमाइज कर गए थे। उसके चलते हुए दिल्ली की जनता 5 साल तक और दुखी हुई। लेकिन अब की बार तो लड़ाई आमने सामने की। अब की बार तो देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। लेकिन एक चीज है कि जैसे वो दर्द भी आप लोगों का समझ में आता है कि वोट भले ही बढ़ गया हो, पूरे देश में आप लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन दिल्ली में आप लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस युक्त दिल्ली हो, तभी चुनाव ठीक होगा, ट्रायंगुलर फाइट हो तो बीजेपी के लिए अच्छा होगा। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो पिछले चुनाव का उदाहरण दिया। अब की बार तो आमने सामने की लड़ाई है। जनता को यह तय करना है कि वो दिल्ली के साथ खड़े हैं या दिल्ली को लूटने वालों के साथ में खड़े हैं। और जनता मानस बना चुकी है। सनातन, हिंदुत्व, संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इन सब चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल भी ऑलमोस्ट उसी पिच पे रहते हैं और बड़े बड़े दावा करते हैं। आजकल बहुत सारे उदाहरण भी वो दे रहे हैं, तो रामायण और रामचरितमानस के उदाहरण देके कह रहे हैं हिंदुत्व वाली पिच पे। अरविंद केजरीवाल की हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश की राजनीति में कम से कम 2014 के बाद में ये तो तय हो गया है कि सनातन के उपेक्षा करके अब देश में या किसी एक वर्ग संवर्ग का तुष्टीकरण करके जिन लोगों ने 55 साल तक सत्ताएं भोगी थी, अब उनके रास्ते बदलने पड़ेंगे। तभी तो आपने देखा होगा, केवल केजरीवाल साहब नहीं, कई लोग शर्ट के ऊपर उल्टी जनेऊ पहन करके शिवालय में जाते हुए चुनाव के समय में दिखते हैं। तो ये चुनाव के समय में जिनको सनातन याद आता है, ये देश की जनता का संकल्प शक्ति और जो जागृति देश की जनता में आई है उसके कारण से है। जिस सनातन की रक्षा 2000 साल तक देश के सनातन पर हुए हमलों में इस देश के वीर पुरुषों ने, हम सब के पूर्वजों ने अपनी भुजाओं की ताकत के आधार पर या तो उनको मिट्टी में मिलाया था या वापस भेज दिया था, या इस देश की आबोहवा और संस्कृति में मिलजुल जाने के लिए मजबूर किया था। अब जो लोग सनातन के विरुद्ध जिस तरह के संकल्प करते थे और बात करते थे, अब उनके दिन लद गए। अब देश की जनता जाग गई है, इसलिए सनातन पर किसी भी तरह का समझौता देश की जनता करने के लिए अब तैयार नहीं है। और वो कॉपीराइट किसके पास है? बीजेपी के पास है, आम आदमी पार्टी? किसी के पास नहीं है।
वो देश की जनता के पास में, देश की जनता को जिस तरह से ठगा गया है, जिस तरह से सहृदयता का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है, अब देश की जनता ठगे जाने के लिए तैयार नहीं है। जिनके बारे में आपने ये कहा कि वो जनेऊ ऊपर से पहन के जाते थे, जाहिर तौर पर राहुल गांधी, इस चुनाव में कभी वो दिख रहे हैं, फिर उसके बाद गायब हो जा रहे हैं, बार बार रैलियां कैंसिल हो रही हैं। फिर एक बार उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी एक जैसे, दिल्ली की सड़कों को लेकर कटाक्ष भी किया। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को इस चुनाव में? इज ए कैजुअल पॉलिटिशियन। ये कोई पहली बार हुआ है कि वो दिख रहे हैं और गायब हो रहे हैं? मैं तो पिछले 10 साल से, 10.5 साल से दिल्ली के में आया हूं। 2014 से मैं तो उनको आते और जाते हुए ही देख रहा हूं। सब वो आते हैं, गायब हो जाते हैं। जब पार्टी को उनकी जरूरत होती है तब वो गायब होते हैं, और पता नहीं कब वो आते हैं। मुझे तो उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया। लेकिन ये तय है कि एक प्रश्न लोगों के मन में जरूर खड़ा होता है कि लोकसभा के चुनाव से पहले जो लोग एक गठबंधन बना करके गलबैयां करते हुए दिख रहे थे, वो 6 महीने में ऐसी क्या परिस्थिति बनी है कि वो भी अब चोर करार दिए जाने लगे हैं। जनता को तो इस बात को पूछना पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा, और उनको, जिनको कह रहे हैं, उनको जवाब भी देना पड़ेगा कि क्यों ऐसी परिस्थिति बनी। एक चीज और है जिससे दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त रहती है, और क्योंकि आप पर्यटन मंत्री भी हैं, तो जाहिर तौर पे उन महीनों की अगर बात करें तो दुनिया के पर्यटक भी दिल्ली में आने से बचना चाहते होंगे। दिल्ली की आबो हवा जैसी होती है, दम घोटू वातावरण, किसको जिम्मेदार कहा जाए? देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार ने जितने बड़े बड़े वादे किए थे, दिल्ली के पोल्यूशन अबेटमेंट को लेकर के जो उन्होंने बातें की थी, उन्होंने जिस तरह के वादे किए थे कि हम इस तरह के पोल्यूशन को कम करने के इनिशिएटिव्स लेंगे, एक बार पूछना तो चाहिए कि आपने क्या किया और क्यों जो है दिल्ली की जनता को उस जहरीली आबोहवा में रहने के लिए वो मजबूर करते हैं। और जब भी होता है तब, जैसे मैंने कहा पहले कि विफलता का ठीकरा दूसरों के सिर पे फोड़ने में महारत हासिल है उनको, तब पंजाब की तरफ एक पत्थर उछाल करके, एक हरियाणा की तरफ पत्थर उछाल करके अपने आप को बचाने, अपने सिर को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। तभी तो मैंने कहा कि अब देश की जनता 10 साल में उनके चाल को भी पहचान गई, चरित्र को भी पहचान गई और चेहरे को भी। जो एक मफलर पहने हुए, स्लीपर डाले हुए, खांसते खांसते आने वाला आदमी जो है, वो जब आजकल चार्टर्ड प्लेन में हवाई यात्रा करते हुए दिखता है, और जब शीश महल में रहता है, वैगनार वाला आदमी चार्टर्ड का प्लेन में पहुंचता है और फ्लैट से निकल करके, एक सरकारी छोटे से फ्लैट से निकल करके आदमी जब शीश महल में रहता है, तब लोगों को चरित्र का जो है डीएनए समझ में आ जाता है कि गड़बड़ कहां हुई है। इसलिए ये जो लबादा ओढ़ करके आए थे, वो लबादा उतर चुका है, और बेनकाब होने के बाद में उनके चेहरे की बेनूरी आप आने वाले परिणाम के दिन 8 तारीख को देख लेंगे। आज भी वो इस बात को कह रहे थे, और बाकायदा उन सारी गालियों को बता के कह रहे थे, और हमेशा से इस बात को कह रहे हैं वो कि किस प्रकार से बीजेपी के लोग हमें सिर्फ गालियां देते हैं क्योंकि मैं तो काम करता हूं। तो काम क्या करते हैं? जो काम करते हैं उसी की गाली पड़ती है। वो जो काम करते हैं, जिस तरह के काम करते हैं, उसके कारण जेल जाते हैं। नहीं, वो मोहल्ला उनकी सरकार जिस तरह के काम करती है, उसके कारण से उनकी सरकार के आधे मंत्री जेल जाते हैं। उनके जो ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो दिल्ली की जनता का दिल जीतने की और दिल्ली की जनता के दिल्ली को वेनिस बनाने की जो बात करते थे, दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते थे, वो अब दिल्ली की जनता अपने उन पर किए गए भरोसे के कारण 8-8 आंसू रोती है। वो मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के डिजिटल स्कूल तक की सारी परिस्थितियों को, हकीकतों को जान करके दिल्ली की जनता जो है अपने किए गए निर्णय और अपने साथ हुए धोखे पर पछतावा करती है। तभी तो अब की बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। और केजरीवाल साहब कभी तो हिंदुत्व की भाषा बोलते हैं, कभी वो सनातन की भाषा बोलते हैं, कभी जो है रील बालाजी के मंदिर में जाने की रील डालते हैं। वो मजबूर क्यों हुए? केजरीवाल बहुत सारी निगेटिव चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन अगर खासियत के बारे में मैं आपसे पूछूं, बीजेपी को कुछ खासियत भी तो लगती होगी नहीं शादी में, जो बार बार चुनाव में आपको देखिए साहब, झूठ बोलने में महारत हासिल है, ये सबसे बड़ी खासियत है। और अपनी विफलता दूसरों के सिर पे डालने की, मैं तीसरी बार ये बात कर रहा हूं, उसमें तो मुझे लगता है कि डीलिट से भी बड़ी कोई डिग्री होती है तो वो डिग्री उनके पास में है। तो खासियत तो है साहब, आदमी अपने चेहरे और चरित्र को 10 साल तक छुपा करके मासूम बन जाए। मुझे लगता है कि उनको राजनीति के बाद में शायद नौटंकी में कहीं ना कहीं काम करने की जगह जरूर मिल जाएगी। वैसे मासूम चेहरे की कमी बीजेपी में खलती है आप लोगों को कि एक फेस होना चाहिए सीएम के तौर पे, क्योंकि बार बार उनके तरफ से सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी का। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न जब विधानसभा के चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह हो रहे थे तब भी किए गए थे, जब अभी महाराष्ट्र में हो रहे थे तब भी किए गए थे। और तब भी हमने स्पष्टता के साथ में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास में चेहरे की शून्यता नहीं है, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी जी जैसा बड़ा विशाल वटवृक्ष जैसा नेतृत्व है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता संगठन सब मिलकर के जो तय करेंगे वो दिल्ली का नेतृत्व करेगा। आपने देखा, शायद चौंके होंगे जब मध्य प्रदेश में, जब राजस्थान में बहुत जब चौंके थे घोषणाएं हम हुई थी, बहुत सारे लोग चौंके होंगे। कुछ चौंकने की एक सरप्राइज फैक्टर तो दिल्ली वालों के लिए भी रहने दीजिए। आखिर में एक सवाल मैं पूछूं कि महाराष्ट्र हरियाणा के बाद बहुत ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा होती है, क्योंकि आपका ही वो बैकग्राउंड है विद्यार्थी परिषद का, कि संघ की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है चुनाव में मेहनत करने के मामले में। दिल्ली के चुनाव में कितना रोल है संघ का? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से संघ चुनाव में काम करता है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन क्योंकि संघ का कार्यकर्ता जो संघ के डिफरेंट वर्टिकल्स पे, संघ में बहुत सारे अलग अलग तरह के वर्टिकल, समाज में जितनी तरह की विविधताएं उतने ही तरह के संगठन संघ में काम करते हैं। यदि आप समझते हैं और आपके दर्शक शायद कुछ जानते होंगे, खोजेंगे तो मिल जाएंगे। अल्टीमेटली जहां कहीं भी व्यक्ति काम करता है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? भारत माता की जय करना। और भारत माता की जय करने का साधन क्या है? वो सत्ता है, वो एक मार्ग है। हम जिन मार्गों से काम कर रहे हैं उन सारे मार्गों पे भी अल्टीमेटली हम भारत माता की जय करना चाहते हैं, लेकिन उसको साकार करने का एक इक्विपमेंट जो है वो सत्ता है। इसलिए सत्ता प्राप्ति की जो आकांक्षा है वो उसमें हमारे लिए और दूसरी पार्टियों में जो फर्क है, इसीलिए उससे ड्राइव होकर के कार्यकर्ता स्वतः स्फूर्त भाव से कि और अधिक सुगमता के साथ में हम भारत माता की जय कर सकें, हर चुनाव में अपनी ऊर्जा भारत माता की जय करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने के लिए निवेशित करता है। यहां भी करेगा और करना भी चाहिए। इस बार कुछ खास नहीं है, यहां भी करता है और करना भी चाहिए। चलिए गजेंद्र जी, इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर आप आए, इसका बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और इंतजार रहेगा दिल्ली की जनता का कि आखिर 5 और 8 फरवरी को वो क्या कुछ करने वाली, कर देगी 5 फरवरी को, नतीजे आएंगे 8 फरवरी को। फिलहाल आपने बताया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं, बीजेपी क्यों। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।